Good morning, class 7th. Welcome back to your SST classes or your social studies classes. So class 7th, we have completed all the chapters of history as well as geography in your subject. Okay, now in this class of your subject we will study lesson number 9 in civics. So what is the lesson number 9 in civics? It is about short in the market. बेटा lesson number 9 में आप मार्केट के बारे में पढ़ोगे और थोड़ा सा जानोगे कि मार्केट क्या और चीज़ होती है। और यहाँ पे एक शर्ट का आपको एग्जाम्पल दिया है इस बुक में, इस चैप्टर में। इसमें आप ये समझोगे कि कैसे मार्केट में एक शर्ट आती है, ठीक है, वो कैसे बनाई जाती है, उसके लिए क्या रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, कहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है, फिर वो फाइनली एक प्रोडक्ट बनती है, फिर वो मार्केट में आती है, फिर उसका कितना कॉस्ट होता है, इसको कैसे मेजर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें तुम इस लेसन में पढ़ोगे। सो टू स्टडी दिस एवरीवन शुड ओपन द बुक एंड कम टू पेज नंबर 370। पेज नंबर 370 पे सारे बच्चे आ जाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखिए इन फोकस में क्या क्या लिखा है। गिरीश साबरवाल एक कॉटन फार्मर है, उनके बारे में जानोगे। क्लोथ मार्केट ऑफ सूरत, सूरत के बारे में जानोगे। वीवर्स टास्क, जो बुनाई का टास्क होता है, उनके बारे में जानोगे। और गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री, इसके बारे में समझोगे। शर्ट आफ्टर इट रीचेस द फॉरेन मार्केट, और उस शर्ट की क्या कीमत हो जाती है जब वो फॉरेन मार्केट में पहुंच जाता है, इसके बारे में जानोगे। गेनर्स इन दी मार्केट, इसके बारे में समझोगे। एंड मार्केट एंड इक्वालिटी। ओके, सो व्हाट इज रिटन? वी वेयर क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ्स इन समर एंड वूलन्स इन विंटर। तो गर्मियों में हम लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं और ठंडियों में गर्म कपड़े पहनते हैं, दैट इज वुल, ऊनी कपड़े पहनते हैं। रेनी सीजन में हम लोग रेन कोट को पहनते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम रेन, ठीक है। इस वजह से जो क्लोथ्स हैं ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि क्लोथ्स को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है और प्रोड्यूस किया जाता है? इस चैप्टर में हम लोग एक स्टोरी पढ़ेंगे, और किसकी स्टोरी पढ़ेंगे? ऑफ अ शर्ट, एक शर्ट की स्टोरी पढ़ेंगे, और उसमें ये जानेंगे कि कैसे शर्ट को पहले मैन्युफैक्चर किया जाता है और फिर मार्केट में कैसे पहुंचता है बिकने के लिए। ओके, तो देखिए जर्नी कैसे स्टार्ट होगी शर्ट बनने की? ये स्टार्ट होगी फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। सबसे पहले कॉटन को प्रोड्यूस किया जाएगा, कॉटन प्लांटेशन होता है, और कॉटन प्लांटेशन के लिए जो मिट्टी होती है सबसे सूटेबल वो कौन सी होती है? ब्लैक सॉइल। क्लियर? ओके, फिर क्या होगा? देखिए एक चेन फॉर्म होगा फ्रॉम द प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टू द बायर ऑफ द शर्ट इन द मार्केट। देखिए जो कॉटन प्रोड्यूस कर रहा है, तो प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन और इनके बीच में एक इंटरकनेक्शन होगा, रिलेशन होगा, चेन बनेगी, और फिर ये शर्ट कहाँ पहुंचेगी? कंज्यूमर ऑफ शर्ट। कंज्यूमर ऑफ शर्ट कौन हो जाएगा? जो व्यक्ति शर्ट को खरीदेगा और यूज करेगा, पहनेगा। क्लियर? तो इस चीज को समझने के लिए यही पूरा आपको समझना ही है इस लेसन में। चलो लेट्स बिगिन। गिरीश साबरवाल एक कॉटन फार्मर के बारे में यहाँ पे कहानी बताई जा रही है। इनके बारे में क्या बताया जाता है कि ये एक स्मॉल फार्मर है और कॉटन ये ग्रो करते हैं। इनकी इन्होंने स्मॉल पीस ऑफ लैंड, इनकी ज़मीन थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये एक गुजरात के सूरत शहर से ये बिलोंग करते हैं। ये 4 महीनों तक तो कॉटन को अच्छे से ग्रो करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब वो हार्वेस्ट हो जाते हैं, जब कॉटन की हार्वेस्टिंग होती है, जब कट कर लिए जाते हैं, तो क्या करते हैं? Great care needs to be taken in the entire period from the time he sows the seeds in his field till he sells the cotton in the market of the Surat. इनकी जो हार्डवर्क के बारे में बताया जा रहा है कि इनको बहुत केयर करना पड़ता है। जब ये कॉटन की प्लांटेशन करते हैं तो कॉटन की प्लांटेशन को इनको बहुत केयर करना पड़ता है, ठीक है। टू ग्रो इट कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी इज नीडेड। अब भाई किसी भी चीज़ को पैदावार के लिए, किसी भी चीज़ के कल्टिवेशन के लिए
पैसे चाहिए। किस लिए? हम लोग सीड्स कहाँ से खरीदेंगे, फर्टिलाइजर्स कहाँ से लाएंगे, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सब को खरीदने के लिए पैसे चाहिए। ठीक है। Even the balls of cotton which carry the cotton in them do not burst open all at once when they are ripe. So it takes several days to harvest the cotton. कभी कॉटन प्लांटेशन आप लोगों ने देखा है? उसमें क्या होता है, बॉल्स होता है, कॉटन का जो प्लांट है उसमें बॉल्स होता है, ठीक है, फिर वो बर्स्ट होता है, फूट जाता है, तो उसमें से कॉटन निकलता है। तो ये इस चीज़ को होने में समय लगता है, कॉटन बॉल्स को बर्स्ट होने में टाइम लगता है, तो उसको भी ध्यान में देना पड़ेगा। ठीक है। मैनी कॉटन ग्रोअर्स हैव टू बोरो मनी टू मीट वेरियस एक्सपेंसेस लाइक बाइंग सीड्स। ओके। और व्हेन द कॉटन प्लांट्स आर ग्रोइंग पेस्टिसाइड्स आर स्प्रिंकल्ड एंड फर्टिलाइजर्स आर एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब जब कॉटन प्लांट्स को ग्रो करोगे तो पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स डालते हैं ये फार्मर्स, ठीक है, इरिगेट करते हैं फील्ड्स को। और गिरीश इस तरीके से अपने फील्ड पर बहुत मेहनत करते हैं। और जब इनका कल्टीवेशन जब रीप हो जाता है, जब पक जाता है कॉटन के बॉल्स, तो उनके हार्वेस्टिंग की फिर ये तैयारी करते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक गुड क्रॉप ऑफ द ईयर हुआ हो। ठीक है। अर्लियर इवन बिफोर सोइंग द सीड्स इन हिज फील्ड गिरीश had borrowed ₹3,000 from a local trader। अब गिरीश के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो डायरेक्टली सीड्स को अपने पैसे से खरीद के ला करके कल्टीवेशन कर दे, तो उसने क्या किया, बोरो किया पैसे। कितने पैसे उसने बोरो किए? ₹3,000। इसमें उसने क्या किया, उसने सीड्स खरीदी, फर्टिलाइजर खरीदा, पेस्टिसाइड खरीदा और इंसेक्टिसाइड खरीदा। ठीक है। इस वजह से जो मनी लेंडर्स होते हैं, मनी लेंडर के पास ये गए पैसे लेने के लिए, और मनी लेंडर ने जो इन्होंने 3,000 रुपये लिए उस पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर दिया। जब क्रॉप का हार्वेस्टिंग हो गया, जब कॉटन का हार्वेस्टिंग हो गया, तो गिरीश लोकल मार्केट में गया अपने कॉटन बॉल्स को बेचने के लिए। गिरीश क्या काम करता है कि सूरत कॉटन मार्केट में जाकर के अपने सारे प्रोडक्ट्स को बेचता है। लेकिन इस टाइम पे उसको फोर्स किया गया था कि आप लोकल ट्रेडर से ही सारी चीज़ें बेचोगे, क्योंकि एट द टाइम व्हेन द ट्रेडर हैज़ लेंड मनी टू गिरीश ही हैड मेड गिरीश अग्री टू अ कंडीशन, कि जब उन्होंने मनी लेंडर से 3,000 रुपये लिए थे तो मनी लेंडर ने उनको 3,000 रुपये इसी आश्वासन पे दिया था कि जब भी तुम्हारा क्रॉप प्रोडक्शन हो जाएगा तो तुम ये सारा का सारा सामान लोकल ट्रेडर को बेचोगे, सूरत की मार्केट में नहीं जाओगे। तो इस वजह से क्या हुआ, गिरीश को सारा अपना कॉटन बॉल्स सूरत मार्केट में ना जाकर के लोकल ट्रेडर को बेचना पड़ा। डिड यू नो में क्या लिखा है, आफ्टर द कॉटन क्रॉप इज हार्वेस्टेड वेरियस टॉक्सिक केमिकल्स आर यूज्ड टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट क्लोथ। दीज केमिकल्स आर यूज्ड फॉर स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, ब्लीचिंग द रॉ मटेरियल। देखिए, क्रॉप प्रोडक्शन तो हो गया, कॉटन तो हमारे पास आ गया, लेकिन क्या कॉटन का कपड़ा इतना आसानी से बन जाएगा? नहीं। कॉटन को क्या करोगे, अलग अलग टॉक्सिक केमिकल्स का इस्तेमाल करके फिनिश्ड प्रोडक्ट क्लॉथ बनाने में कैसे इस्तेमाल होगा, उन केमिकल्स का स्पिनिंग में इस्तेमाल करोगे, वीविंग में करोगे, डाइंग में करोगे, डाइंग मतलब पेंट करना, रंगना, ब्लीचिंग, इन सब चीज़ों से। चलो, अब लोकल ट्रेडर के पास गिरीश गया, कॉटन को हैंड ओवर किया कि ये लो कॉटन। ट्रेडर मैन वेट द कॉटन, ट्रेडर ने कॉटन को वे किया, उसको जोखा कि कितना कितना किलो है। इंटायर कॉटन वेट 4 क्विंटल्स, 4 क्विंटल्स कॉटन थे, 4 क्विंटल्स मतलब 400 kgs। ठीक है। एट ₹1,600 अ क्विंटल, अमाउंट एडेड अप टू 6,400, तो 1,600 रुपये का एक क्विंटल था। लोकल ट्रेडर ने कहा कि हम आपको 6,400 पूरे रुपए देंगे। अब यहाँ पे कन्वर्सेशन दिया गया है गिरीश और लोकल ट्रेडर के बीच में। ट्रेडर क्या कहता है कि आपने 4 क्विंटल्स ऑफ कॉटन हमको दिए हैं और एक क्विंटल 1,600 रुपये का है, इस तरीके से आपका दाम 6,400 होता है, आपके कॉटन का दाम। लेकिन आपने 3,000 रुपये बोरो किए थे, उधार लिए थे, ठीक है, तो उसमें से हम 3,000 रुपये कट करेंगे। अब 3,000 रुपये कट हो गए तो कितने बचे? 3,400। लेकिन 1,000 रुपये आपका इंटरेस्ट भी लगा, तो हम वो भी कट करेंगे, तो अभी कितने रुपए बचे? 2,400। तो हम आपको खाली 2,400 रुपीज़ देंगे। गिरीश ने कहा, सर 1,600 रुपये पर क्विंटल आप हमसे कॉटन ले रहे हो, ऐसा नहीं है। 1,600 रुपये पर क्विंटल आप ले रहे हो, लेकिन मार्केट में, सूरत के मार्केट में यही
रुपीज़ पर क्विंटल बिक रहा है, ठीक है। और इसलिए मैं इतना उम्मीद लगाता हूँ कि कम से कम आप हमको 1900 या फिर 2000 रुपीज़ पर क्विंटल तो इसको बेचो ही, इसको लो ही। ट्रेडर ने कहा ठीक है, मैं गिरीश तुमसे एग्री करता हूँ, कॉटन इस टाइम पे बहुत गुड क्वालिटी का हुआ है, इसलिए मैं कॉटन के रेट को कॉटन ऑफ दिस क्वालिटी इन द मार्केट इट इज फेचिंग ₹2100, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या है कि इसको आपका कॉटन का क्वालिटी बहुत अच्छा है, इसको तो 2100 रुपये पर क्विंटल पे बेचने चाहिए, लेकिन मैंने आपको पैसे बोरो आपने किया था मुझसे और मुझे भी कुछ प्रॉफिट चाहिए, इसलिए, और आप गुड हो, ऑनेस्ट हो और हार्ड वर्किंग फार्मर हो और मैं आपको बहुत सालों से जानता हूँ, इसलिए मैं आपको इसको 1800 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से मैं आपसे इस चीज़ को खरीदूंगा, कॉटन को। गिरीश ने कहा मैं खुश हूँ सर, मेरे प्राइस को बढ़ाने के लिए 1600 से 1800 को बढ़ाने के लिए वेरी वेरी थैंक यू टू यू, और आपने इतने अच्छे से मेरे साथ बात किया, इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ट्रेडर क्या बोलता है, यू डिजर्व प्रेज, तुम तो शाबाशी के ही लायक हो, ठीक है। और अभी 1800 पर क्विंटल के हिसाब से मैं तुमसे 4 क्विंटल्स ऑफ कॉटन खरीद लूँगा, तो मुझे तुम्हें 7200 रुपीज़ देने होंगे, लेकिन हम उसमें से क्या करेंगे, लोन का अमाउंट जो कि 4000 है उसको डिड्यूस करेंगे, उसको घटाएंगे और कितना रुपीज़ आपको देंगे, 3200 आपको हम रुपीज़ देंगे। टेक दिस अमाउंट एंड बी हैप्पी, तो ये 3200 रुपीज़ लो और खुश रहो। गिरीश ने कहा ठीक है सर, आई विल टेक योर लीव नाउ, और मैं आपसे अब अलविदा चाहता हूँ। ट्रेडर का वेरी वेल गिरीश। तो तुम देखते हो बेटा इस कॉन्वर्सेशन में क्या होता है कि गिरीश जो है उसकी कॉटन की क्वालिटी बहुत अच्छी है और उसको 2100 पर क्विंटल में बेचना था, लेकिन चूंकि उसने लोन लिया था, उसने मनी बोरो किया था, इस वजह से उसको 1800 रुपीज़ पर क्विंटल पे ही बेचना पड़ा, ठीक है। ऐसा देखिए यहाँ पे ये चीज़ लिखा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ फार्मिंग के लिए ही लोग लोन बोरो करते हैं, कभी कोई घर में बीमार हो गया तो उसके लिए भी पैसे उधार पे लेना पड़ता है, बच्चों को पढ़ाने के लिए, है ना, खाना नहीं रहता है तो उसके लिए भी पैसे उधार लेना पड़ता है। तो ये जो मनी लेंडर्स होते हैं ये लोग पैसे उधार देते हैं और इसके बदले में ये लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। डिड यू नो में आ जाइए, यहाँ पे देखिए ये फोटो बना है, ड्रिवन बाय पॉवर्टी फार्मर्स आर ऑफन फोर्स्ड टू बोरो लोन्स एट हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम मनी लेंडर्स। कभी कभार मनी लेंडर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, जो कि सही नहीं है। डिड यू नो में आ जाओ। नेक्स्ट टू चाइना, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड। चाइना के बाद में, मतलब फर्स्ट नंबर पे तो चाइना है सिल्क प्रोडक्शन में, लेकिन सेकंड नंबर पे कौन आता है, हमारा देश इंडिया। चाइना कितना प्रोड्यूस करती है, 65,000 मेट्रिक टन्स, और इंडिया कितना प्रोड्यूस करती है, 15,000 मेट्रिक टन्स ऑफ सिल्क इन अ ईयर। कर्नाटक सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोड्यूस करता है, 60% हमारे देश का जितना भी प्रोडक्शन ऑफ सिल्क है उसमें से 60% कर्नाटक प्रोड्यूस करता है, और इसीलिए उसको हम लोग बिगेस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट बोलते हैं। अब आ जाओ क्लोथ मार्केट ऑफ सूरत। अब ये कहानी देख लिया, अब क्लोथ मार्केट ऑफ सूरत पे आ जाओ। सूरत हमारे पूरे देश में क्लोथ इंडस्ट्री के लिए वेरी फेमस है। क्लोथ मिल्स यहाँ के सिटी में तुम्हें बहुत आसानी से ढेर सारी मिल जाएंगी, और यहाँ पे जो साड़ियाँ बनती हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, ठीक है। सूरत साड़ीज़ को जो है अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। क्लोथ मार्केट जो है रोज़ाना खुला रहता है एक्सेप्ट संडे को बंद रहता है, ठीक है। साड़ीज़ ऑफ सूरत देख लीजिए। ट्रेडर्स वीवर्स यहाँ पे आते हैं सूरत में फ्रॉम टाउन्स क्लोजर, जो पास के लोग होते हैं, ताकि सूरत से वो लोग साड़ी खरीद करके ले जाएं, ठीक है। वीवर्स जो हैं विलेजेस के, वो ही क्या करते हैं, क्लोथ को वीव करते हैं, बुनाई करते हैं, और जब क्लोथ की बुनाई हो जाती है तो फिर उसको सूरत मार्केट में बेचने के लिए लाते हैं। ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, ये सब के ऑफिसेस भी हैं सूरत में, और जो क्लोथ खरीदते हैं वीवर्स, और उसके बाद वो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं अराउंड दी नेशंस, अलग अलग देशों में, ठीक है। तो ट्रेडर्स जो हैं, यहाँ पे ये चीज़ समझना आपके लिए ज़रूरी है कि जो ट्रेडर्स हैं वो भी ऑर्डर्स को प्लेस करते हैं, एंड वीवर्स मेक क्लोथ अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स प्लेस्ड बाय द ट्रेडर्स। ट्रेडर मतलब भाई हम क्या हैं, हम ट्रेडर हैं। हमने क्या किया,
हमें इतने साड़ियाँ चाहिए ताकि हम जा करके उसको लोकल मार्केट में ले जा करके बेचें। तो हम क्या करेंगे, वीवर्स के पास जाएंगे, हमने बोला कि हमें इतनी साड़ियाँ चाहिए, तो वीवर्स क्या करेंगे, हम उतनी साड़ियाँ हमें बना करके देंगे। यही कहानी मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर्स के बीच में भी होती है, ठीक है। और इस तरीके से क्या होता है, स्पेसिफिक पीस ऑफ क्लोथ by the manufacturer, the trader or merchant purchases the yarn and instructs the weavers about the kind of cloth that is to be made. To understand how this works, read the next section. तो इसी तरीके से जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, वो यार्न जो होता है उसका जो रॉ मटेरियल है क्लोथ को बनाने के लिए, उसको दे करके बोलते हैं कि आप इसी तरीके के कपड़ों को बनाओ। वीवर्स टास्क में आ जाओ। वीवर्स टास्क में क्या लिखा है बेटा, ये देखो, ट्रेडर क्या करता है, यार्न देता है, रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग क्लोथ, यार्न देता है और फिर वीवर उसको बुन करके वो करता है क्लोथ को और फिर उसको ट्रेडर को देता है ताकि ट्रेडर जा करके मार्केट में इसको बेच करके प्रॉफिट्स कमा सके, ठीक है। और इस तरीके से जो अरेंजमेंट है ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर के बीच में, बहुत ज़्यादा इसमें एडवांटेजेस हैं। कैसे एडवांटेजेस है भाई, देखिए, सबसे पहले तो वीवर को भी पैसे मिल रहे हैं, उसको एम्प्लॉयमेंट मिल गई है ना। फिर उसके बाद ट्रेडर जो है उससे क्या कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। इसमें लॉट ऑफ मनी जो है वो बचत हो रही है, लॉट ऑफ मनी की, क्योंकि अगर क्या होता, ट्रेडर के हर एक व्यक्ति के अंदर हर एक स्किल नहीं होता है। अब वोवन नहीं करेगा, वीवर अगर वोव नहीं करेगा तो क्या ट्रेडर सामान बन पाएगा कि बेचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये समझा कि वीवर्स टास्क यही होता है कि वीवर्स को क्या मिल जाता है, यार्न मिल जाता है, रॉ मटेरियल मिल जाता है, फिर उसके बाद वो वूव करते हैं क्लोथ। यहाँ पे फोटो देख लीजिए, वीवर वीविंग क्लोथ, देखिए ये धागे से कैसे कपड़ा बना रहे हैं। चलो, लेकिन कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला डिसएडवांटेज क्या है, वीवर्स आर वेरी हैवीली डिपेंडेंट ऑन ट्रेडर्स। अब इस तरीके से जो वीवर्स हैं वो ट्रेडर्स पे हैवीली डिपेंडेंट हैं। अब ट्रेडर्स अगर उनको यार्न वगैरह नहीं देंगे तो वो लोग कोई काम नहीं कर पाएंगे। और ठीक है, ट्रेडर्स हैव अ लॉट ऑफ पावर। अब ट्रेडर्स के पास ही सारा पावर रहता है, वीवर्स के पास कोई भी पावर नहीं रहता है। दूसरी डिसएडवांटेज क्या है बच्चे, कि वीवर्स जो है वो पुअर होते हैं, गरीब होते हैं और इलिटरेट होते हैं, इसीलिए उनको लोग एक्सप्लॉइट कर देते हैं, कम पैसे में ही कपड़ा खरीद लेते हैं, ठीक है। और वीवर्स जो है उनको दाम के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं होता है कि मार्केट में इस साड़ी का क्या कीमत है, तो वो लोग तो सस्ते कीमत बेच देते हैं, दे देते हैं, ठीक है। लेकिन जो ट्रेडर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो जाकर के बहुत प्रॉफिट कमाते हैं उस पर। तो ये सब इन सब चीज़ों की डिसएडवांटेजेस हैं। लेकिन बेटा क्या आप समझ सकते हो, क्या आप जानते हो कि वीवर्स कैसे क्लोथ बनाते हैं? देखिए, जब वो यार्न ले लेते हैं ट्रेडर से तो वीवर्स उसको अपने घर पर ले जा करके पावर लूम्स में, लूम्स विच रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, लूम्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा से चलते हैं, उसमें वो क्या करते हैं, रखते हैं। इसमें शेड्स होते हैं which are adjacent to their homes. The family member assists the weavers in making the cloth. Family members जो है वीवर के, वो उनकी मदद करते हैं क्लोथ को बनाने में। इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, जैसे कि most of the weaving units have 2 to 7 power looms, ठीक है। yarn is woven into cloth is then sold to the traders. तो पावर लूम्स में ही yarn से क्लोथ बनता है और इसमें समय भी लगता है। पावर लूम्स सस्ता नहीं आता है, ठीक है। एक लूम को खरीदने में लगभग 20,000 रुपये लग जाते हैं और इसलिए वीवर्स इसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ओके। लेकिन वीवर्स पुअर हैं और उनके पास पैसे नहीं हैं, तो उनके पास क्या ऑप्शन है, वो बेचारे जा कर के हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पे खरीदते हैं लूम्स। और कहाँ से पैसे लेते हैं, वो बोरो करते हैं, वो लोन्स लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, अडल्ट मेंबर जो फैमिली का है वो वीवर होता है और वो लगभग 12 से 13 घंटे तक एक दिन में काम करता है और इतनी मेहनत के बावजूद वो सिर्फ और सिर्फ 3500 रुपीज़ पर मंथ कमाई उसकी हो पाती है। 3500 रुपीज़, दैट मीन्स 3500। सोचिए कितना बेकार बात है। लेकिन अगर ये लोग नहीं होंगे तो शायद किसी को कपड़े पहनने को ना मिले, ठीक है। ये जो वीवर और ट्रेडर्स के बीच में अरेंजमेंट होता है इसको हम लोग पुटिंग आउट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। और
system is prevalent in weaving industry in the most regions of this country. A garment exporting factory. अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वो फैक्ट्री जो गारमेंट को एक्सपोर्ट करती है, फैक्ट्री के बारे में जान जाओ। देखो ट्रेडर्स जो है सूरत मार्केट में वो क्या करते हैं, कॉटन क्लॉथ को एक्सपोर्ट करते हैं, कहाँ की फैक्ट्रीज में, मुंबई की फैक्ट्रीज में। और फिर इस तरीके से ये लोग क्या करते हैं, मिडिल ईस्ट, यूएस और यूरोप में इन क्लोथ्स को एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। द बिजनेस पर्सन्स हु बाय द शर्ट्स ओन अ चेन ऑफ स्टोर्स। द शर्ट्स आर सोल्ड थ्रू दीज स्टोर्स। स्टोर से शर्ट को बेचा जाता है। देखिए गारमेंट फैक्ट्री। फॉरेन बिजनेस पर्सन जो बिजनेस करते हैं वो अपने टर्म्स पे बिजनेस करते हैं, वो शर्ट को सबसे कम दाम पर खरीदते हैं और उसके बाद उसको बेचते हैं बहुत अधिक दाम पे ताकि उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सके, ठीक है। Naturally, the Indian exporters try their best to meet the conditions set by the foreign buyers. Okay, sole motive business person का क्या होता है, एकमात्र उसका ध्येय होता है, लक्ष्य होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, कि वो कितना ज़्यादा पैसा कमा पा रहा है। और इस वजह से वो क्या करता है, अपने कॉस्ट को कट करता है, मतलब जो उसकी लागत है, उसकी कॉस्ट प्राइस है, उसको वो कम करता है और सेलिंग प्राइस उसको बढ़ाने की कोशिश करता है। और इस तरीके से क्या होता है, वो लोग एम्प्लॉयज से बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं और कम पैसे देते हैं, ठीक है, ताकि उनका मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स हो सके। फॉरेन बायर्स डिमांड गारमेंट्स ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी। देखिए ब्लू हेवन इज द नेम ऑफ अ मुंबई बेस्ड गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री। इसमें कितने वर्कर्स हैं, 100 वर्कर्स हैं और इसमें ज़्यादातर वुमेन हैं। ये सब हेल्पर्स की तरीके से या फिर टेलर्स की तरीके से काम करती हैं, ठीक है। वुमेन वर्कर्स क्या काम करती हैं, थ्रेड कटिंग, बटन लगाना और प्रेस करना, और इनको बहुत कम पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। टेलर्स ऑन अराउंड 3000 पर मंथ, 3000 रुपये तक लगभग कमा लेते हैं टेलर्स, ठीक है। जबकि वुमेन वर्कर्स हैं वो सिर्फ 2000 रुपये पर मंथ कमा पाती हैं, ठीक है। इस तरीके से आप ये समझ सकते हो कि जो वर्कर्स हैं उनको बहुत कम वेजेस मिलते हैं। वुमेन स्टिचिंग एंड बटनिंग क्लोथ्स इन अ गारमेंट फैक्ट्री। ओके, डिड यू नो में आ जाओ। आफ्टर एग्रीकल्चर टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट सेक्टर दैट एम्प्लॉयज मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया। तो हमारे देश में एग्रीकल्चर तो मेन ऑक्यूपेशन है, इसके बाद जो सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन है वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़े बनाने का कारोबार, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को क्या मिला है, रोजगार। इट शेयर्स 11.04% इन टोटल एक्सपोर्ट एंड 63% ऑफ द ग्लोबल टेक्सटाइल एंड गारमेंट मार्केट। शर्ट आफ्टर इट रीचेस द फॉरेन मार्केट। जब फॉरेन मार्केट में जब जाती है शर्ट, तब इसकी क्या कहानी है, पढ़ लीजिए। फॉरेन बिजनेस पर्सन इंडियन एक्सपोर्टर से उसको खरीद लिया शर्ट को और उसको मार्केट में ले जाएंगे जहाँ पे चेन ऑफ स्टोर्स है, वो लोग खुद ही उनका चेन ऑफ स्टोर्स होता है। फिर यहाँ पे वो शर्ट को हाईएस्ट क्वालिटी का दिखाएंगे और उससे बहुत ज़्यादा पैसे में बेच करके उसको पैसा कमाएंगे। जैसे कि यूएस की देखो, यूएस में हर एक शर्ट की कीमत लगभग $26 है। $26 मतलब 1671.42 रुपीज़। लेकिन फॉरेन बिजनेस पर्सन कितने में खरीदता है उसको, $15 में। इसका मतलब ये हुआ कि उसको $11 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। इंडियन गारमेंट एक्सपोर्टर की बात करें तो अधिकतर शर्ट, मतलब जो एवरेज बात हो रही है, वो 930 रुपीज़ में बिकती हैं, ठीक है। तो रॉ मटेरियल्स जो इसमें लगते हैं, बटन्स कॉस्ट हिम ₹300 पर शर्ट एंड ₹200 स्पेंड ऑन पेइंग द वर्कर्स वेजेस। ₹50 is used up in running the office. The garment exporter spends ₹450 on the manufacture of the shirt. He makes an income of ₹380 on every shirt. तो जो कॉस्ट वैल्यू है ट्रेडर की इंडियन मार्केट की में कितनी हो गई, 550 रुपीज़ वो शर्ट को बनवाने में लगता है, वेजेस वगैरह सब कुछ देने के बाद, और बेच रहा है वो कितने में, 930 में। तो कितने का प्रॉफिट हुआ उसको, 380 रुपीज़ का। गेनर्स इन द मार्केट में आ जाइए। गेनर्स कौन कौन है, देखिए चेन ऑफ मार्केट्स होता है, ये आपने समझ लिया। उसके बाद बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है। बाइंग एंड सेलिंग जो चेन होता है वो लोग खरीदते हैं और बेचते हैं। और उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जब ये सारी चेन जब ओवरकम हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो फिर क्या होता है, शर्ट बिकेगा मार्केट में और उसके बाद उससे जितना भी पैसे में बेचेंगे और जितना भी उसमें लागत वैल्यू लगी हुई होगी, कॉस्ट वैल्यू, उसके बीच का डिफरेंस हमारा प्रॉफिट हो जाता है। देयर आर
very still others who want very little in spite of working very hard. A chain of market links the producer of cotton in the field to the buyer of the cotton shirt in the market. Okay, market and equality. अब इक्वालिटी मतलब पता है बराबरी का अधिकार। तो देखो मार्केट एंड इक्वालिटी में क्या बताता है, देखिए बिजनेस पर्सन जो कि यूएस में शर्ट बेच रहा है वो $11 वो कमा रहा है एक शर्ट पे, लेकिन इंडियन गारमेंट एक्सपोर्टर है वो 380 रुपये ही कमा रहा है एक शर्ट पे। तो इनकम जो दोनों के बीच में है ये बहुत ही डिफरेंट है। जो यूएस वाला व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है, ठीक है। और गिरीश की जब हमने कहानी देखी फार्मर की, तो वो इतना मेहनत करता है बेचारा, तब भी उसको इतने कम पैसे मिले। और फिर उसके बाद लेबरर्स की अगर हम बात करें तो उन्हें भी बहुत कम पैसे पे उनको भी काम करवाया जाता है। डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अबाउट गेटिंग अ फेयर प्राइस और वेज इन द मार्केट, बट एज यू हैव सीन एवरीवन डज नॉट गेन इक्वल इन द मार्केट। तो डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा देश, तो डेमोक्रेसी जो है वो पूरी तरीके से इक्वालिटी के बारे में है, लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे हमारा देश डेमोक्रेटिक है लेकिन फिर भी इक्वालिटी इन वेजेस नहीं है, ठीक है। मार्केट जो है वो अपॉर्चुनिटीज ऑफर करती हैं टू ग्रो और प्रोड्यूस। ये कोई भी हो सकता है, फार्मर सेलिंग कॉटन और वीवर प्रोड्यूसिंग क्लोथ। बट रिच और पावरफुल पीपल हमेशा इम्पोर्टेंट होते हैं, और वो कौन उनको इम्पोर्टेंट बना देता है, पैसा, क्योंकि उनके पास पैसा है, दैट इज मनी इज इम्पोर्टेंट। इस वजह से क्या होता है, पुअर जो है वो डिपेंड होते हैं ऑन रिच, रिच पे वो डिपेंडेंट होते हैं कि अमीर व्यक्तियों पे वो डिपेंडेंट होते हैं, और रॉ मटेरियल्स के लिए भी वो डिपेंडेंट होते हैं इसलिए, और उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए भी डिपेंडेंट होते हैं कि जो भी 3000 4000 मिल रहा है उसी को ले लो, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, डिपेंडेंसी की वजह से पुअर जो होते हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको ज़बरदस्ती उनसे पैसे ऐंठा जाता है, और इस तरीके से हम ये देख पाते हैं कि हमारे देश में मार्केट में भी इक्वालिटी नहीं है। डिड यू नो बैम्बू क्लोथिंग इज अ मॉडर्न इन्वेंशन। बैम्बू क्लोथिंग एक मॉडर्न इन्वेंशन है। इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ डिजायर फॉर अ greener planet. It is considered the most sustainable natural fiber on the earth. It has many extraordinary qualities apart from being comfortable, durable and stylish. Bamboo clothing में देखिए यहाँ पे कॉटन फार्मर का फोटो भी तो बना हुआ है, ये कॉटन फार्मर, देखो बेल्स ऑफ कॉटन जब ये फूटता है ना, वो बर्स्ट करता है तो इसमें से कॉटन ये निकलने लगता है। डिड यू नो में क्या लिखा बच्चों, बैम्बू क्लोथिंग जो है ये एक मॉडर्न इन्वेंशन है, ठीक है। ये जो है ये कहाँ से, हमारा जो प्लैनेट है इसको ग्रीन रखने के लिए बैम्बू क्लोथिंग एक स्टाइल आया। ये मोस्ट सूटेबल नेचुरल फाइबर है ऑन दी अर्थ, और इसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज़ क्या है कि ये कंफर्टेबल है, बहुत आरामदायक है, स्टाइलिश है और ड्यूरेबल है, लंबे समय तक चलता है, जल्दी फटता नहीं है। तो यहाँ से बेटा आपका चैप्टर नंबर 9 खत्म हो गया। क्लियर, ग्लॉसरी और पॉइंट्स एंड ब्रीफ आप लोग खुद से पढ़िएगा, और बाकी क्वेश्चन आंसर्स हम लोग PDF फॉर्मेट में करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।